अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं साउंड्स ऑल अराउंड कि हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले जो पॉइंट हमने इस चैप्टर में से देखना है वो ये है कि साउंड्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ आवाज़ें मौजूद हैं। पीपल, लोग, एनिमल्स, जानवर, थिंग्स, चीज़ें प्रोड्यूस साउंड्स, आवाज़ पैदा करती हैं। फिर से बताती हूँ, साउंड्स अराउंड अस का मतलब है आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। पीपल, लोग, एनिमल्स, जानवर एंड थिंग्स और चीज़ें प्रोड्यूस साउंड्स, आवाज़ पैदा करते हैं। ये पॉइंट है जो हमने लर्न करना। आगे उन्होंने बस जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। The referee blows the whistle during the game when there is need to. रेफरी जब विसल बजाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है, तो उसकी जो विसल है वी कैन लिसन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साउंड्स आर यूज टू फॉर कम्युनिकेशन। साउंड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट साउंड्स। हम डिफरेंट साउंड से डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। जैसे कि इफ़ अ बेबी क्राइज, अगर एक बच्चा रो रहा होता है तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मे बी वो हंग्री है, मे बी वो फ्राइटेंड है यानी डर गया है, मे बी वो किसी बात से अनकम्फर्टेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है, साउंड्स जो हैं वो एक्सप्रेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे एक्सप्रेशन के लिए साउंड इस्तेमाल होते हैं? साउंड्स आर यूज फॉर एक्सप्रेशन। हाउ कम? व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं। व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम हंसते हैं। हम और विसल, हम गुनगुनाते हैं या सीटी बजाते हैं। तो इट मीन्स, और जब हम सैड होते हैं या एंग्री होते हैं तो तब हमारी साउंड नोट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है जी। तो अब जितने ये दोनों पेजेस हमने पढ़े, इसकी समरी यहाँ लिखी हुई है। साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। साउंड्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, और साउंड्स जो हैं वो कम्युनिकेशन यानी इब्लाग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसी बात को एक शख्स से दूसरे शख्स तक या एक शख्स से बहुत से लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सप्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले ये पेज 121 पे लास्ट लाइन देखिएगा। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड्स जो हैं वो वाइब्रेशन के ज़रिए पैदा होती हैं। दैट इज़ वाई यू हियर अ साउंड। इसीलिए यू की जगह आप लिख लें व्हेन वी हियर अ साउंड, कि हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब हम रूलर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि इफ़ यू टेक अ रूलर एंड पुट इट ऑन द टेबल एंड इफ़ यू वाइब्रेट इट, यू कैन लिसन द वाइब्रेशंस। तो आपको उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। इससे ये पता चला कि साउंड्स जो हैं वो वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि वी कैन हैव अनदर एक्सपेरिमेंट विद अस। पुट सम बीन्स ऑन द स्किन ऑफ अ ड्रम एंड हिट द ड्रम। आप कुछ बीन्स लें, ड्रम के ऊपर रखें, ठीक है, और ड्रम को हिट करें। आप जितना हार्डली ड्रम को हिट करोगे उतने फास्टली जो हैं वो बीन्स जंप करेंगे ड्रम से। इट मीन्स क्या हुआ कि जितनी तेज़ वाइब्रेशन और आपको साउंड भी उतना तेज़ सुनाई देगा। इससे हमें बीन्स के गिरने से क्या पता चला कि आवाज़ जितनी ज़्यादा लाउड होती है उतनी ज़्यादा तेज़ उसकी वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अगर आवाज़ तेज़ होती और वाइब्रेशन स्लो होती तो फिर बीन्स उतनी तेज़ी से ड्रम के ऊपर से ना गिरते। ये सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए है कि जितनी साउंड लाउड होती है उतनी उसकी वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पे कहता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज़ नॉन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। कि अगर वो वाइब्रेशंस की तादाद जो कोई भी बॉडी से, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, वो बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसमें जो 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस वो जितनी वाइब्रेशंस वो बनाएगा जितनी वाइब्रेशंस
वो निकालेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कहलाएगी। ठीक है, आगे फिर वो एग्जांपल्स देता है ट्यूनिंग फोक्स की। ट्यूनिंग फोक्स के बेटा ये मैंने प्रॉन्ग्स लेबल भी किए हैं, अगर शायद में भी नज़र आ रहे हों, ये प्रॉन्ग्स इनको कहते हैं, ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स कहते हैं। तो ये जो है ये इसके ऊपर, हर ट्यूनिंग फोक के ऊपर उसकी ना वाइब्रेशंस लिखी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा जो वाइब्रेशंस की वैल्यू होती लिखी होती है उतना ही ज़्यादा उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। और ये आगे जब हम इसको फर्दर लेकर आते हैं तो वो कहता है, ये ट्राई इट आउट में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप डिफरेंट साइजेस के ट्यूनिंग फोक लो तो उनसे डिफरेंट पिच ऑफ साउंड निकलेगी। अगर आप उनको रबर पैड पे टकरा के जब कान तक लाओगे, जिस ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशंस ज़्यादा लिखी होती हैं उसकी साउंड भी, उसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये लेबॉर्ट्री में करवाते होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड्स जो हैं वो वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। लाउड साउंड कैरीज मोर एनर्जी, लाउड साउंड से एनर्जी ज़्यादा निकलती है, वाइब्रेशन ज़्यादा निकलती हैं देन अ सॉफ्ट साउंड। The number of my vibration made in 1 second is the frequency of sound। और वाइब्रेशन जो एक सेकंड में पैदा होती हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, वो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा जी, अब साउंड वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो बेटा हम देखेंगे कि वेव क्या होती है। ठीक है, वेव भी बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब ये एनर्जी फ्लो करती है तो कुछ एनर्जी जो है वो वेव की शक्ल में फ्लो करती है, और कुछ एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की शक्ल में फ्लो करती है। और हमारी ये जो साउंड एनर्जी है ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप है वेव की। तो वेव की जो दो जनरल बेसिक टाइप हैं, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। कुछ लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, कुछ लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, आप देख लीजिएगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं हमारे, ये साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टाइप में आती है। और इसमें उसने जो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसने कहा कि आप एक ट्यूनिंग फोक लो, उसको रबर पैड पे स्ट्राइक करो, उसे वाटर टब में या किसी वाटर ऐसे पैन में जिसमें वाटर पहले से पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो प्रॉन्ग्स जो हैं वो आप टच करो तो वाटर के रिपल्स पैदा होंगे। उससे ये पता चला कि साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, हमारा कान कैसे हमारी आवाज़ सुनता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर रही हूँ। ये जो बेटा देखो, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा, इसका बड़ा रोल है, ये साउंड को चैनल करता है, उसको रास्ता देता है। ठीक है, फिर हमारे बाहर के कान से ईयर कनाल, ये ईयर कनाल लेवल हुई है, इससे आवाज़ ट्रेवल करके हमारे इनर ईयर तक या मिडल ईयर तक जाती है, मिडल ईयर तक जाती है, उसके बाद इनर ईयर में जाती है। ठीक है जी, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि पहले एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड है वो डायरेक्ट होगी, उसको डायरेक्शन मिलेगी, फिर उसके बाद वो हमारे ईयर ड्रम से कान के पर्दे से टकराएगी और फिर वो मिडल ईयर की तरफ जाएगी। मिडल ईयर में हमारी 3 टाइनी बोन्स होती हैं जिन्होंने ईयर ड्रम को सपोर्ट किया होता है, कान के पर्दे को सपोर्ट किया होता है। जिस वक्त आवाज़ उस ईयर ड्रम से आके टकराती है तो उन बोन्स में भी वाइब्रेशन पैदा होती है। उन बोन से वाइब्रेशन जो है वो हमारे इनर ईयर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जैसे ये 4th पॉइंट में कह रहा है, द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम आर पास्ड ऑन टू द 3 टाइनी ईयर बोन्स इन द मिडल ईयर। यहाँ से मिडल ईयर से तक ट्रांसफ़र हुई और फिर उसके बाद द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर बोन्स आर पास टू द इनर ईयर। यही बात मैंने अभी आपको बताई है। द स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर कंटेन्स मैनी टाइनी ईयर्स, वहाँ पर बहुत छोटे बालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं इनर ईयर के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये टाइनी ईयर्स चेंज करते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देखें अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है कान के अंदर ही, जिसको अब साइंस यूज़ कर रही है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है।
मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे कान में अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो फिर ऑडिटरी नर्व के ज़रिए हमारे, ये जो लिखा हुआ है ना नर्व टू ब्रेन, इसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ऑडिटरी नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग तक जाता है और फिर हम आवाज़ सुन लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये ट्राई इट आउट आप पढ़िएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई कोई तो पूछ लीजिएगा। आई थिंक ये आसान सा है। नेक्स्ट कहता है कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लिए हैं। अगर आप 2 स्टोन्स लें, उन्हें आपस में स्ट्राइक करें और आप उनकी साउंड सुन सकते हो। फिर यही 2 स्टोन्स आप वाटर टब में डाल के उनको पानी के अंदर स्ट्राइक करें, वाटर टैंक में ना सिर्फ वेव्स पैदा होंगी बल्कि आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन वो आवाज़ इतनी ऊंची नहीं होगी जितनी आपको बाहर एयर में आवाज़ अच्छी सुनाई दे रही थी, लेकिन इवन दो सुनाई देगी। इट मीन्स हवा से भी। अब ये जो जब आप स्टोन स्ट्राइक करते हो 2 बातों को शो करता है, एक तो सॉलिड में से भी साउंड ट्रेवल करती है और गैसेस में से। गैसेस हवा है ना, हवा के ज़रिए हमारे कान तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो उसने एक स्टोन लेना है, उसको वॉल के साथ हिट करना है। हिट करके जो है वो फिर उसने कहा कि अब सॉलिड्स में से भी साउंड ट्रैवल कर रहा है। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि सॉलिड में से साउंड ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, साउंड नीड्स टू मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। पिछले पॉइंट में जब अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि गैसेस या हवा में से साउंड ट्रैवल करती है, तो इट मीन्स साउंड को मीडियम चाहिए, ठीक है, या पानी में से ट्रैवल करती है। अगर आप मीडियम निकाल दें, हवा निकाल दें, तो आप साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है। इसलिए आपको मैं एक आम एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने गाड़ी के शीशे बंद किए हों तो आपको बाहर वाले शख्स की आवाज़ बहुत आहिस्ता या बिल्कुल नहीं सुनाई देती। उसकी वजह ये होती है कि जो गाड़ी के अंदर वाला शख्स होता है उसकी एयर उस तक महदूद हो जाती है। वो अंदर बैठे लोगों की तो आवाज़ सुन सकता है लेकिन बाहर वाले लोगों की नहीं सुन सकता। इसी तरह जब अगर हम कोई, अब यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया है इसे प्रूव करने के लिए कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, एलैबोरेट योर आंसर विद एन एक्सपेरिमेंट। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। तो इसमें सिंपल है दैट यू नीड टू टेक अ जार एंड टेक आउट ऑल द एयर थ्रू अ वैक्यूम पंप। एक वैक्यूम पंप के ज़रिए उसमें से सारी हवा निकाल दें, उसके अंदर एक बेल लगा दें, कॉर्क में से पास करके इलेक्ट्रिक बेल लगा दें और बाद में उसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे दें। अब आप बेल ऑन करेंगे लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब आप उसी वैक्यूम पंप से हवा वापस जार में डाल दें और फिर आप उसके बाद बेल जो है वो उसको स्विच ऑन करें, देन यू विल बी एबल टू लिसन द साउंड। द रीज़न इज़ दैट in the first case there was no air in the jar, and in the second case when you release the air again in the jar then you would be able to listen the sound। ठीक हो गया जी। so it is now clear कि sound needs a medium to travel। उसके बाद है reflecting sound। अब sound reflect भी करती है। कैसे reflect करती है, ये पेज नंबर 133 की लास्ट लाइन देखिएगा। व्हेन साउंड बाउंसेस ऑफ, ये व्हेन यू व्हाट यू हैव लर्न जो 132 पे है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 133 पे आ जाते हैं। व्हेन साउंड बाउंसेस ऑफ अ सरफेस, जब साउंड जो है वो बाउंस ऑफ करती है एक सरफेस पे, वी से इट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो हम कहते हैं कि ये अब रिफ्लेक्ट हुई, यानी टकरा के वापस आई। इकोज आर रिफ्लेक्टेड साउंड, और साउंड की रिफ्लेक्शन की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है एको, ठीक है। एको मतलब गूंज, उर्दू में एको को कहते हैं गूंज। कैसे एको पैदा होती है कि अगर आप किसी जो है वो एम्प्टी रूम में से खड़े हैं तो हार्ड सरफेसेस से साउंड जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी बनिस्बत इसके सॉफ्ट सरफेस में। अगर आप किसी ऐसे रूम में खड़े हैं
कि जहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल आपकी आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। अगर वही आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ दीवारों पे कोई फॉर्म्स वगैरह लगे हों, जैसे म्यूज़िक स्टूडियोज़ में साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने लगाए होते हैं, तो वहाँ आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं गूंजेगी, बल्कि साउंड अंदर ही उसी रूम में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इससे पता चला कि हार्ड सरफेस से साउंड ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ एको ज़्यादा होती है बनिस्बत सॉफ्ट सरफेस की। अच्छा जी, पिच क्या होती है? पिच जो है बेटा, ये साउंड की क्वालिटी होती है, और जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होती है, जितनी यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी ही पिच ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, जो जैसे जैसे कोई शख्स बड़ा होता जाता है तो जो उसकी पिच ऑफ साउंड होती है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लो हो जाती है, और छोटे बच्चे जो होती हैं उनकी पिच ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल भी होती है, बारीक होती है। बड़े लोगों की आवाज़ हैवी होती है। अच्छा जी, फिर कहता है कि अगर आप एक पियानो लें और उसके कीज़ को प्रेस करें तो हर नोट की अपनी पिच है, हर की अपनी पिच है, जो उससे म्यूज़िक नोट पैदा होगा उसकी अलग अलग पिच होगी। इसी तरह अगर आप पिचेस और फ्रीक्वेंसीज को नेचुरली अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप जैसे बिजली कड़कती है, परिंदे चहचहाते हैं, कोई बच्चा चीखता है, कार का इंजन चलता है, और ब्रेक्स की स्क्रीचेस की आवाज़ आती है करके जिस वक्त आप लोग ब्रेक लगाते हो गाड़ी की, तो इन सब साउंड्स की पिचेस अलग होंगी क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड, पिच जो है सॉरी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के ऊपर। अच्छा, ये देखने के लिए कि साउंड की क्या स्पीड है और साउंड वेव कैसी होती है, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे ओसिलोस्कोप कहते हैं। ओसिलोस्कोप जो है वो अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होगी तो उसके जो वन वाइब्रेशन होता है, अच्छा बच्चों, एक वाइब्रेशन के अंदर एक ट्रफ और एक क्रस्ट होता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वेव का, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, दिस वन, सारे ये नीचे, हम इसको कहते हैं क्रस्ट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वेव का, इसको कहते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनाते हैं, ठीक है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी तो उसके जो वेव्स होंगी उनके दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, वो जल्दी जल्दी करीब करीब वेव्स पैदा होंगी। जिस वक्त स्लो साउंड, लो फ्रीक्वेंसी वेव पैदा होगी तो वो बहुत गैप के साथ हमें ओसिलोस्कोप जो है वो वेव दिखाएगा। उससे ये पता चला कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होगी साउंड की, उसकी पिच ज़्यादा है और लो फ्रीक्वेंसी वेव की पिच कम है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अनप्लेएंट एंड प्लेएंट साउंड्स, प्लेएंट एंड अनप्लेएंट साउंड्स। साइंस में हम कहते हैं अनप्लेएंट साउंड्स आर नॉइस, ठीक है, जो शोर है उसको अनप्लेएंट साउंड कहते हैं और म्यूज़िक जो है उसको प्लेएंट साउंड्स कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ आपके, ये साइंस की डेफिनेशन है कि जो चीज़ आपके कानों को अच्छी लगे वो खुशगवार आवाज़ है, और जो चीज़ आपके कानों को बुरी लगे, अनप्लेएंट लगे, वो शोर कहलाता है, नॉइस कहलाता है। लास्ट में है कि हाई पिच साउंड की, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच की, ये मैंने बार बार बताया। प्लेएंट साउंड में म्यूज़िक आ जाता है और नॉइस इज़ अनप्लेएंट साउंड। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये ऊपर वाला ट्राई इट आउट देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके देन।